नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चारबाग, लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से टेम्परेरी स्ट्रक्चर, सोरिंग एंड स्काफोल्डिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सोरिंग क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको हिंदी में टेकबंदी भी कहते हैं। सोरिंग को सबसे पहले जब हम किसी संरचना का निर्माण करते हैं तो उसमें कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसमें सबसे पहला ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर या भवन के जो नींव होती है, फाउंडेशन, उसमें अनइक्वल सेटलमेंट होने का डर रहता है या उसका अनइक्वल सेटलमेंट हो जाता है। उस कारण हम उसके बगल वाले भवन को या हटाते हैं, उसके या अन्य कारण से कोई संरचना जो होती है हमारी वो असुरक्षित हो जाती है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हम जो व्यवस्था या एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाते हैं उसको हम सोरिंग कहते हैं। तो इसलिए इस सोरिंग की आवश्यकता वहाँ पर हमको पड़ती है अनइक्वल सेटलमेंट के कारण, किसी बगल वाले भवन को हटाने के कारण, या किसी असुरक्षित भवन के भाग को सुरक्षित करने के लिए हम सोरिंग का प्रयोग करते हैं। या हमें कोई संरचना में बदलाव करना है, भवन में कोई बदलाव करना है या कोई एडिशंस करने हैं, हम उसको उसमें कोई चीज़ जोड़नी है भवन में, तो उसके लिए भी हमें सोरिंग की आवश्यकता पड़ती है। सरकमटेंसेस क्या हैं इसके? एडजस्टेंट भवन या संरचना को हटाया जाना, यानी किसी भवन को या संरचना को यदि हटा रहे हैं तो हम सोरिंग का इस्तेमाल करेंगे। संरचना की नींव के असमान निषेधन के कारण, यानी अनइक्वल अगर सेटलमेंट होता है किसी फाउंडेशन वगैरह का, या उसमें दरारें पड़ जाती हैं दीवार पर किसी कारण से, तो हमें सोरिंग की आवश्यकता पड़ती है। किसी भवन की खराब दीवारों को हटाकर हम उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं या रिन्यूएशन कर रहे हैं वॉल का, तो उसकी फ्लोर्स, छत को सपोर्ट करने के लिए भी हमें सोरिंग की आवश्यकता पड़ती है। और किसी बने हुए मुख्य दीवार की हम बड़ी ओपनिंग बनाते हैं, जैसे हम कोई पुरानी दीवार बनी है उसमें डोर या विंडो लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम उस दीवार के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो लोड होता है, उस लोड को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हम सोरिंग लगाते हैं। किसी बने भवन की दीवार के बाहरी तरफ अगर वो झुक जाती है या झुकाव के कारण हम जो है उसको सुरक्षित करने के लिए टेकबंदी या सोरिंग का प्रयोग करते हैं। इस टेकबंदी या सोरिंग में कौन कौन से हमारे मटेरियल्स होते हैं? इस सोरिंग के लिए हम विशेषकर जो है लकड़ी और स्टील की ट्यूब्स या इन दोनों का को मिला जुला कर जो है हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। सोरिंग को कितने दिनों तक प्रयोग किया जाए ये कोई निश्चित नहीं होता, इसका जो ड्यूरेशन होता है ये निश्चित नहीं होता है कि कितने दिन तक हमको लगानी पड़ेगी या यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? सोरिंग जो है अपने ऊपर जो आने वाला उसका जो भार होता है, वो भार का आकलन जो है करके हम उसका डिज़ाइन करते हैं या उस तरह का उसमें सामग्री का प्रयोग करते हैं। ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सोरिंग पे। सोर जो है उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके अनुसार जो है उसको हम वर्गीकृत करते हैं या अलग अलग पार्ट्स में उसको बांटते हैं। इसमें सबसे पहले आती है हमारी रैकिंग और इंक्लाइंड सोर। यह सोर जब पहले से बनी कोई असुरक्षित संरचना होती है उसको सहारा देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हम इसे इंक्लाइंड या रैकिंग सोर कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वॉल है, ये वॉल इधर की तरफ जो है झुक रही है या गिरने की पोजीशन में है, तो इसको हम रोकने के लिए इस सोर का प्रयोग करते हैं। और इसमें विभिन्न तरह के हम
सोरिंग के जो पार्ट्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। कंपोनेंट पार्ट ऑफ रैकिंग सोर, सबसे पहले जो रैकिंग सोर होती है इसमें कितने तरह के पार्ट्स या उनके कंपोनेंट लगते हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है हमारा वॉल प्लेट आती है। यहाँ पे एक डार्क लाइन दिख रही है साइड में, ये पूरी जो है इस पर एक वॉल प्लेट यानी कोई लकड़ी का पटरा या स्टील की सीट जो होती है उसको इस दीवार पे पहले आराम से लगा देते हैं और उसके बाद जो है दूसरे सहारे से उसको रोकते हैं, जिसमें सबसे पहले नीडल आती है। नीडल जो होती हैं वॉल प्लेट को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं। दीवार में होल बना के ये नीडल्स को हम दीवारों में जगह जगह अलग अलग जगहों पे लगा देते हैं और प्लेट को या वॉल प्लेट को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयोग करते हैं। इन नीडल्स को हम 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक दीवार में जो है गाड़ देते हैं और जो है इसके मजबूती प्रदान करने के लिए हम लकड़ी के गुटके या क्लीट का भी प्रयोग करते हैं साथ में। उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका रैकर्स। रैकर्स वो पार्ट है जो इसको वॉल प्लेट को सपोर्ट करते हैं। रैकर्स का मतलब होता है, रैक शब्द का मतलब होता है तिरछा, यानी जो तिरछे टेक लगा रखे हैं हमने ये बल्ली के या किसी लोहे की ट्यूब्स के या सेक्शंस के, तो ये हमारे रैकर्स कहलाते हैं। ये रैकर्स जो होते हैं इसके जो सिरे होते हैं वो कड़ी के बाहर निकले जो भाग होते हैं उसके नीचे लगे रहते हैं। जो निडल है उसके नीचे इनको कसा जाता है और आधार या सोल प्लेट पर नीचे टिके रहते हैं। नीचे एक सोल प्लेट इसमें लगी होती है ज़मीन में, इस सोल प्लेट पे इसको टिकाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रेसेज, स्ट्रट और लेसिंग। लेसेज जो होते हैं दीज मेंबर्स आर फिक्स डायगनली ऑन द स्टैंडर्ड्स। इनको हम जो है इस पे स्टैंडर्ड पे वॉल प्लेट के साथ फिक्स कर देते हैं, तो ये ब्रेसेस कहलाते हैं। उसके बाद क्लीट्स, ये लोहे या लकड़ी के छोटे ब्लॉक्स होते हैं। इन ब्लॉक्स को हम दीवार पे रैकर्स या क्लीट को सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं और इनको जो है नीडल को फिक्स करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सोल प्लेट, इसको आधार प्लेट या बॉटम पर लगाया जाता है जिससे ये रैकर्स जो हैं स्लिप ना हो। उसके बाद हुप आयरन, रैकर्स को फिसलने से बचाने के लिए सोल प्लेट के साथ इसे लगाते हैं। यहीं पर एक जो है हुप आयरन एक प्लेट या निडल टाइप की लगी होती है, इसी में इसे जो है हुप आयरन हम लोग कहते हैं। उसके बाद फ्लाइंग और हॉरिजेंटल सोर। फ्लाइंग और हॉरिजेंटल सोर दो तरह की होती है। इसमें दीवारों पर जहाँ दो दीवारें आमने सामने होती हैं वहाँ पर इसको जो है सपोर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या जब कोई बीच की दीवार हम हटा देते हैं तो दूसरी दीवार को सुरक्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इस सोर में पहली जो सोर होती है वो होती है सिंगल फ्लाइंग सोर। इस सोर को का निर्माण हम वॉल प्लेट, निडल, क्लीट्स, स्ट्रट, स्ट्रिंगिंग पीस और फोल्डिंग वेजेस के द्वारा करते हैं। जैसे कि इसमें ये सब निडल लगी है, वॉल प्लेट है फ्लाइंग सोर में और वेजेस लगी हैं, इन सब का प्रयोग करते हुए हम इसको बनाते हैं। इस सिंगल फ्लाइंग सोर का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर दो दीवारों के बीच की दूरी लगभग 9 मीटर तक हो, तो वहाँ पर इसको हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद डबल फ्लाइंग सोर, इसका निर्माण भी जो है सिंगल फ्लाइंग सोर की तरह ही किया जाता है, परंतु इसमें जो है इसका जो डिस्टेंस है दो दीवारों के बीच की दूरी है वो अगर 9 मीटर से अधिक होती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये सोर भी सिंगल फ्लाइंग सोर की तरह ही कार्य करती है। इसमें भी वॉल प्लेट, निडल और स्ट्रट आदि का प्रयोग हम करते हैं और इसको
कई मंजिलों तक हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेड और वर्टिकल सोर। डेड और वर्टिकल सोर वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर दीवारों, छतों, फर्शों या अन्य ऊर्ध्वाधर भागों को सहारा देने के लिए आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग हम किसी खराब दीवार को के हिस्से को वह बदलने के लिए भी कर सकते हैं। किसी नींव की गहराई बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी दीवार का निचला भाग दोबारा बनाना हो तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, या किसी ये बनी दीवार पर बड़ी ओपनिंग और खोल रहे हैं हम, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें ये दिखाया गया है, जैसे हम यहाँ पर कोई दीवार बदलनी है तो ये सोर यहाँ पर पूरा डिज़ाइन कर रखा है हमने, और इसको यहाँ सपोर्ट दे रखा है, तो हम इसके नीचे के भाग को, इस भाग को आराम से जो है हटा सकते हैं। ये इसको सपोर्ट किया है, फिर इसको नया बना के हम इसमें मिला देते हैं, फिर शोर को हटा देते हैं, तो यह हमारी दीवार रिन्यू हो जाती है या दोबारा बन सकती है। उसके बाद स्काफोल्डिंग दूसरा पार्ट है। इंट्रोडक्शन अगर इसका कहेंगे हम तो ये स्काफोल्डिंग क्या होता है। भवन में कुछ जो है अस्थायी निर्माण या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम किसी नए भवन का या रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का वर्क करते हैं या पेंटिंग डिस्टेम्परिंग करते हैं भवन में, तो हमें एक अस्थायी निर्माण या स्काफोल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है। मचान भी इसको कहा जाता है। इसके द्वारा हम अपना संरचना का कार्य या भवन निर्माण का कार्य या अन्य कार्य जो है आसानी से, सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार के अस्थायी निर्माण को हम स्काफोल्डिंग, शोरिंग, अंडरपिनिंग या फॉर्म वर्क के रूप में बनाते हैं। जब हम कोई कार्य फर्श तल से या फर्श ज़मीन तल से 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई पर करते हैं तो एक सुरक्षित अस्थायी संरचना लकड़ी के द्वारा कारीगर तथा निर्माण सामग्री को रखने के लिए बनाई जाती है। तो इस प्रकार की जो अस्थायी निर्माण है, फ्रेमवर्क है, उसको हम स्काफोल्डिंग कहते हैं। मटेरियल स्काफोल्डिंग में जो यूज होता है वो क्या होता है, इसमें हम सामान्य रूप से स्काफोल्डिंग के लिए टिम्बर, बैम्बोज, टीक, स्टील ट्यूब्स, जीआई पाइप, स्टील स्क्वायर पाइप और मिले जुले पदार्थों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। और पर्पज़ और यूज़ क्या है इसका, स्काफोल्डिंग का जो निर्माण होता है वो डिमोलिशन वर्क, यानी किसी भवन को, पुराने भवन को तोड़कर हटाना या मेंटेनेंस करना है भवन में, वहाँ पर प्रयोग करते हैं, या रिपेयरिंग वर्क कर रहे हैं हम। इस प्रकार अनेक कार्यों में हम स्काफोल्डिंग को हम प्रयोग में लाते हैं। और स्काफोल्डिंग में जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरह के उसके पार्ट होते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा प्रशिक्षण लेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये फ्रेमवर्क के खड़े मेंबर होते हैं, इनका सपोर्ट ज़मीन पर होता है। जैसे कि ये खड़े इसमें जो एक रॉड्स लगी हैं या पीले खंबे लगे हैं लकड़ी के, ये स्टैंडर्ड कहलाते हैं हमारे, और इनका सपोर्ट ज़मीन में या इनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। लेगर्स, ये 36 मेंबर जो दीवार के समानांतर लगाए जाते हैं हमारे। यहाँ पे छोटा छोटा सेक्शन में दिख रहा है, ये सब लेगर्स हैं हमारे। ये लेगर्स जो हैं इसके विपरीत दिशा में लगेंगे दीवार के सहारे। और उसके बाद पुटलॉक्स आता है। ये जो बल्लियाँ होती हैं, ये ट्रेवर्स पीस जो होते हैं, इनको हम लेगर्स के ऊपर रखते हैं और इनका एक सिरा जो है दीवार पर रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब जो है पुटलॉक्स हैं। और उसके बाद जो है ट्रासम्स हैं, ये बल्लियाँ जिसके दोनों सिरे लेगर्स द्वारा सपोर्ट या धारण किए जाते हैं, उनको हम जो है ट्रासम्स कहते हैं। ब्रेसेज होते हैं, ब्रेसेज ये विकर्ण के रूप में स्टैंडर्ड्स को मजबूती प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं। ये दोनों विकर्ण इसमें लगे हैं। ये जो पूरी स्काफोल्डिंग है इसको सपोर्ट करने या मजबूती देने के लिए लगाए गए हैं। उसके बाद गार्ड रेल आती है। ये मचान के
किनारे पर लगाई जाती है गार्ड रेल, जिससे निर्माण सामग्री या उस पर जो वर्कर काम कर रहा है वो गिरने से बच सके। यहाँ पे ये रेल इस तरह से लगा दी जाती है, तो उसको हम गार्ड रेल कहते हैं। टो बोल्ट, ये बोल्ट सुरक्षा प्रदान करने हेतु जो है लगाया जाता है। ये टो बोल्ट यहाँ पे एल शेप में लगा है, तो इसको हम टो बोल्ट कहते हैं। इससे पुटलॉक को और जो समांतर बल्लियाँ हैं उनको आपस में मजबूती प्रदान करने के लिए या सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। रैकर्स, ये एक तिरछा सपोर्ट होता है। यदि हम इस स्काफोल्डिंग पे यहाँ से ऐसे एक सपोर्ट बीच बीच में लगा दें तो ये हमारे रैकर्स कहलाएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग, सिंगल पुटलॉक स्काफोल्ड और ब्रिक लेयर स्काफोल्ड। ये एक सामान्य या कॉमन हम कह सकते हैं इसका फोल्डिंग है। इसका प्रयोग हम ईंट चिनाई कार्य के लिए अधिकतर करते हैं और इसे जो है हम 1.2 मीटर दूर दीवार में सिंगल लाइन में स्टैंडर्ड लगाकर बनाते हैं। दीवार है, इसके वॉल के किनारे किनारे हम इसको अलग अलग स्टैंडर्ड इसमें गाड़ के लगाते हैं और स्टैंडर्ड जो एक के बाद एक लगाते हैं हम, उनके बीच की दूरी 2 से 2.5 मीटर रखते हैं और स्टैंडर्ड पर लेगर्स जो होता है 1.2 मीटर से 1.8 मीटर की दूरी पर फिक्स कर देते हैं। पुटलॉक का सिरा लेगर्स के ऊपर तथा एक सिरा दीवार के ऊपर क्षैतिज रूप से 1.2 से 1.8 मीटर की दूरी पर रख सकते हैं हम और ब्रेसेस, गार्ड रेल और टो बोल्ट फिक्स करते हैं। तो इस तरह से हम सिंगल स्काफोल्ड या ब्रिक लेयर स्काफोल्ड बना सकते हैं। उसके बाद डबल इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग या मेसन्स स्काफोल्डिंग इसको कहते हैं। ये भी सिंगल स्काफोल्डिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें जो होता है हमारा इसके जो ये स्टैंडर्ड लगाते हैं हम, इनको 2 लाइंस में लगाते हैं हम। एक लाइन स्टैंडर्ड की इधर है, एक इधर है। ये बिल्कुल स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड भी कहलाता है क्योंकि इसका दीवार से कोई संबंध नहीं रहता है। इसको दीवार से 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें लगाते हैं और जिससे उस पर आसानी से वर्कर दीवार पे काम कर सके। और इनके बीच जो रो होती है, ये 2 स्टैंडर्ड्स के बीच की जो रो होती है, इसकी दूरी 1 मीटर के आसपास हम लोग रखते हैं जिससे उस पर आसानी से बैठ के काम कर सके या हम अपना मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल रख सकें। और इसको हम स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट स्काफोल्ड भी कह सकते हैं। कैंटिलीवर नीडल स्काफोल्डिंग, ये स्काफोल्ड भी जनरली सिंगल स्काफोल्ड की तरह ही होती है, ब्रिक लेयर, लेकिन इसका ज़मीन से कोई संबंध नहीं रहता है। इसको जो है दीवार के सहारे ही और दीवारों के फ्लोर्स के सहारे इसको फिट किया जाता है आपस में। इसमें स्टैंडर्ड एक लाइन में नीडल और टाइज के साथ जो है फर्श लेवल पे जो है चिनाई में ओपनिंग बनाकर या होल बनाकर सपोर्ट करते हैं। जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये डंडे सब सपोर्ट होल करके दीवार के अंदर डाले हैं और इसके बाद एक फ्लोर टू फ्लोर इसको जो है बल्ली की सहायता से मजबूती से कस दिया गया है। इसका प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पर सख्त भूमि होती है या हमें कार्य करने हेतु स्टैंडर्ड को हम नीचे ज़मीन में नहीं गाड़ सकते हैं। बहुमंजिली या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट टाइप सस्पेंडेड स्काफोल्ड, यह एक हल्के प्रकार की स्काफोल्डिंग होती है। इसमें हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस कार्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे पेंटिंग वर्क है, पॉइंटिंग है, वाइट वॉशिंग है या डिस्टेम्परिंग, इस तरह के जो कार्य होते हैं हम उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उस प्लेटफॉर्म को जो है रस्सी या चेन के द्वारा ऊपर से नीचे को हैंग कर देते हैं या लटका देते हैं। उस पर वर्कर बैठ के या खड़े होकर आसानी से कार्य कर लेता है और इसको जो है ऊपर या नीचे सरका कर या शिफ्ट कर जो है कार्य करते हैं। अधिक ऊंचाई के कार्यों हेतु इसको ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं। ज़मीन से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। और उसके बाद आता है ट्रेस्टल स्काफोल्डिंग। ट्रेस्टल स्काफोल्डिंग
इस प्रकार की फोल्डिंग जो होती है, ये एक घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर इसका निर्माण किया जाता है, जिसके ऊपर एक सीढ़ी या ट्राइपॉड आदि लगाकर प्रयोग किया जाता है और बड़े रिपेयरिंग कार्यों, आंतरिक पुताई के कार्यों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक रखी जाती है, यानी 5 मीटर ऊंचाई तक ये आसानी से कार्य कर लेता है। और आजकल हम देखते हैं कि वाहन के ऊपर भी इस तरह की स्काफोल्डिंग बनाई जाती है, ट्रस्टल टाइप की स्काफोल्डिंग, जिसमें या तो एक वैक्यूम से उठाने वाला जैक लगा रहता है, या स्टीयर टाइप का लगा रहता है, या चेन पुलिंग मेथड से वो गाड़ी या किसी वाहन के ऊपर लगा रहता है, तो उससे हम आसानी से अपने कार्य को कर लेते हैं। उसके बाद आता है स्टील स्काफोल्डिंग। स्टील स्काफोल्डिंग एक ऐसी स्काफोल्डिंग है जिसका प्रयोग इस समय आधुनिक दौर में जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें लकड़ी की जगह स्टील की ट्यूब्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जो स्टील की ट्यूब्स होती हैं, ये अलग अलग व्यास की 40 से 50 साइज़ के जो व्यास होता है या डायमीटर होता है पाइप्स का, उसका प्रयोग इसके लिए करते हैं जनरली। और इनका जो गेज होता है वो 5 तक होता है, उसके ट्यूब्स का गेज। और ट्यूब्स स्टैंडर्ड लंबाई तथा उसकी जो कपलिंग होती है, जोड़ जिससे हम उनको आपस में जोड़ते हैं, वो और स्क्रू का जो सेट होता है वो उसके साथ जो है बना हुआ उपलब्ध रहता है मार्केट में पूरा। उसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं और फोल्ड कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ला या ले जा सकते हैं, जिससे हमारा कार्य जो है आसान हो जाता है और इसका वेट भी कम होता है, जिससे इसका फोल्ड को हम आसानी से प्रयोग कर सकें। कि और इसका प्रयोग जो है हम किसी भी ऊंचाई पे, हाइट पे कर सकते हैं और आसानी से खोला या इसको बांधा जा सकता है। और एक अच्छे ख़राब होने पर जो है, अगर वो स्काफोल्ड ख़राब हो जाती है किसी कारण से, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, स्क्रैप जो उसका बिकता है, वो आसानी से हमें अच्छे दामों पर बिक जाता है या उससे अच्छे दाम हमें प्राप्त हो जाते हैं। और ये स्काफोल्डिंग सबसे अच्छी जो बात होती है, अग्निरोधक होती है। इस पे आग का किसी प्रकार का इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रशिक्षण जो हमने आज आपको दिया, उसमें हमने आज आपको शोरिंग, टेक बंदी, उसका परिचय और उसके सरकमटेंसेस, यानी उसको किस परिस्थिति में हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। मटेरियल उसमें कौन सा यूज़ करते हैं, हम किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करते हैं वो बताया। ड्यूरेशन क्या होता है उसका, टेक बंदी या सोरिंग का। टेक बंदी या सोरिंग का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, कब तक उसको लगाया जाए, कितने दिन तक हम उसको प्रयोग करेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। रिक्वायरमेंट्स कहाँ होती है उसकी, ये। और टाइप्स ऑफ सोरिंग, इसमें सोरिंग जो है रैकिंग और इंक्लाइंड सोर था सबसे पहला। और कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ रैकिंग सोर्स, उसके रैकिंग सोर्स के कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। फ्लाइंग और हॉरिजेंटल सोर, सिंगल फ्लाइंग सोर, डबल फ्लाइंग सोर और डेड और वर्टिकल सोर्स के बारे में हमने आपको प्रशिक्षण दिया। स्काफोल्डिंग, कंपोनेंट पार्ट ऑफ स्काफोल्डिंग, स्टैंडर्ड्स उसके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्काफोल्डिंग, सिंगल पुटलॉग स्काफोल्डिंग या ब्रिक लेयर स्काफोल्डिंग, और डबल इंडिपेंडेंट स्काफोल्डिंग और मैसन्स स्काफोल्डिंग, कैंटिलीवर और निडल स्काफोल्डिंग, इंडिपेंडेंट टाइप, सस्पेंडेड स्काफोल्डिंग और ट्रस्टल स्काफोल्डिंग। और अंत में हमने आपको स्टील स्काफोल्डिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आज का जो प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया, वो उसका जो प्रयुक्त संदर्भ था वो हमने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट नीमी की ई बुक से प्रयुक्त किया था। आज
का प्रशिक्षण मैंने आपको प्रदान किया। मुझे आशा है कि भविष्य में आपके लिए वो उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।